ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियां। तो राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से किस प्रकार भिन्न है? तो सबसे पहले राज्यसभा की शक्तियां, ठीक। देखिए, गैर वित्तीय मामलों में, गैर वित्तीय, हमारा कहने का मतलब है कि अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो वित्त विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, ठीक है, तो वित्त विधेयक भी नहीं है, तो राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान ही हैं, ठीक है। राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान ही हैं। तो राज्यसभा, जैसा कि आपको पता है, उच्च सदन है। उच्च सदन, अगर आप दुनिया में तुलना करें तो सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन कहां का है पता है? सर्वाधिक शक्तिशाली उच्च सदन अमेरिका का है, अमेरिका का, ठीक। और अगला प्रश्न यह है कि सर्वाधिक दुर्बल उच्च सदन, सर्वाधिक कमजोर उच्च सदन कहां का है? ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना। कोई विशेष अधिकार नहीं है यहाँ की। भारत में उच्च सदन के कोई सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, ब्रिटेन में उच्च सदन का कोई सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अन्य अधिकारों में भी उच्च सदन का, ये केवल डिले करते हैं विधेयक को, अपने विचार देते हैं, लेकिन सीनेट जो है वो वास्तव में दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है, ठीक। अब भारत के संदर्भ में आते हैं तो भारत को बीच की स्थिति में हम पाते हैं, गैर वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से बराबर है, लेकिन कुछ विधेयक मामलों में जब संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है तो वहां पर राज्यसभा थोड़ा सा कमजोर हो जाती है। कैसे? क्योंकि संख्या बल राज्यसभा का कम होता है और लोकसभा का ज्यादा होता है। तो अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पास नहीं हो रहा है तो अगर संयुक्त अधिवेशन हो गया तो वो विधेयक पास करा लिया जाता है, क्योंकि संख्या बल में लोकसभा ज्यादा हो जाता है, ठीक। बाकी अन्य सभी मामलों में दोनों की शक्तियां राज्यसभा और लोकसभा की बराबर हैं, ठीक है। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। ये गैर वित्तीय मामले हुए। गैर वित्तीय मामलों में राज्यसभा बराबर लोकसभा, ठीक है। गैर वित्तीय मामलों के जितने भी विधेयक होंगे, ठीक। दूसरी बात है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजना होता है, ठीक। पहली बात तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी बात, अब राज्यसभा अगर धन विधेयक है, राज्यसभा अगर धन विधेयक है तो वो 14 दिन के भीतर विचार करके वापस करेगी, 14 दिन के भीतर वापस करेगी। कौन? राज्यसभा, ठीक है। 14 दिन के भीतर वापस करेगी। अगर ना भी वापस करे तो क्या होगा? वो पास मान लिया जाएगा, ठीक है। 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। अगर भेज दे कुछ परिवर्तन के साथ तो भी लोकसभा परिवर्तित करे या ना करे, और अगर ना भेजे अपने पास रख ले तो भी वो पास मान लिया जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। अब यहाँ पर हम केवल एक ऐसा विधेयक है जहां पर एकदम पावरफुल स्थिति में है। कौन? राज्यसभा। वो किसमें है? संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक यहां पर क्यों पावरफुल है राज्यसभा? यहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा, संयुक्त
क्या होगा? संयुक्त जो बैठक होगी, संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है नहीं होगी। किन मामलों में? संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में। ठीक है। अन्य विधेयकों में क्या है? अन्य विधेयकों में तो है कि अगर संयुक्त हो गया तो संख्या बल राज्यसभा की कम होती है ना। अगर कुछ कम है तो लोकसभा से बराबर हो जाता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाना किसका काम है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति बुला सकता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। तो यहां पर राज्यसभा कमजोर हो जाएगी। लेकिन जब संविधान संशोधन विधेयक के मामले में ये बिल्कुल बराबर है। इस मामले में लोकसभा बराबर राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा बराबर राज्यसभा। ठीक है। और कुछ बातें और हैं जिन मामलों में राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। क्या? राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। विशिष्ट अधिकार वो क्यों प्राप्त है? संघीय ढांचे के नाते। भारत के संघीय ढांचे को कोई प्रभाव न करे। ठीक है। संघीय ढांचे के नाते राज्यसभा को कुछ विशिष्ट अधिकार हैं। क्यों है? क्योंकि ये राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है ना। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए ऐसे अधिकार दिए गए हैं कुछ अतिरिक्त। वो अतिरिक्त अधिकार क्या है राज्यसभा के? राज्यसभा के अतिरिक्त अधिकार क्या हो सकते हैं? राज्यसभा के कुछ अतिरिक्त अधिकार हैं। वो अतिरिक्त अधिकार क्या है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। प्रश्न यह है कि अगर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है और राज्य सूची क्या है? राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। ऐसी हमारे संविधान में व्यवस्था है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व का कौन घोषित करेगा? तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का राइट राज्यसभा को है। किसको? राज्यसभा को। ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये घोषित कर दे क्या कि अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो राज्य सूची का भी है, तो उस पर संसद कानून बनाएगी। कितना? 2/3। राज्यसभा 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये घोषित कर दे कि ये राज्यसभा का राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद। तो संसद को शक्ति हो जाती है कि वो उस पर कानून का निर्माण करे। ठीक है। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है।
ठीक, तो ये क्या है? आर्टिकल 312। 312 के तहत क्या होता है? हाँ, राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले अगर 2/3 सदस्य ऐसा प्रस्ताव पास कर दें कि इस नई अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, अखिल भारतीय सेवा के गठन की आवश्यकता है, गठन की आवश्यकता है, तो क्या होगा? संसद उस अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकेगी। कौन कर सकेगा? संसद उस अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकेगी, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकेगी। ठीक है, संसद उस नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकेगी। ठीक, क्या? ठीक है, हम आगे यहां से बढ़ते हैं कि आर्टिकल 312 में क्या है। ठीक है, आर्टिकल 312 ये कहता है कि अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पास कर दे। कैसा प्रस्ताव? कि एक अमुक अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, अमुक अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है। ठीक है, और ऐसा मतलब सेवा गठन किया जाना चाहिए और प्रस्ताव 2/3 बहुमत से होना चाहिए, 2/3 बहुमत से। ठीक है, अब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित पे हो गया। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों से, ठीक, मतलब इतने सदस्य 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि अखिल भारतीय सेवा की आवश्यकता है, इसका गठन होना चाहिए, तब इनके प्रस्ताव से ही होगा। तब अगला काम किसका हो जाएगा? संसद का। तब संसद क्या उस नई अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकेगी, मतलब उसके लिए अधिनियम पारित कर सकेगी, अधिनियम पारित कर सकेगी। ठीक है, यहाँ आवश्यक नहीं है कि इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया और प्रस्ताव पास हो गया तो संसद गठन ही कर दे। यहाँ भी संसद गठन कर सकेगी, मतलब प्रस्ताव तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, लेकिन संसद चाहेगी तभी गठन होगा। ठीक, तो ये हो गया 312। इसी तरह कुछ अन्य अधिकार भी हैं राज्यसभा के। अन्य अधिकार क्या है? ठीक, हाँ, जैसे आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। जैसे मान लीजिए 352 के तहत आपातकाल है, ठीक है, आपातकाल है, लागू हुआ, उसी समय क्या हो गया? लोकसभा भंग। ठीक, तो यहाँ पर राज्यसभा का अनुमोदन हो जाएगा, राज्यसभा का अनुमोदन हो जाएगा, 352 प्रभावी हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही चुनाव होगा और लोकसभा गठन होगा तो नियमानुसार लोकसभा से क्या होगा? वो प्रस्ताव पास होगा, तभी आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं कि नहीं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव में भी भाग लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव। और यहां पर ध्यान देने योग्य है कि जो मनोनीत सदस्य हैं उपराष्ट्रपति में, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक। और क्या है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है तो वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का किसको हटाने का प्रस्ताव? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव हटाने का राज्यसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन निभाता है? राज्यसभा। ठीक है। जैसे आपको पता ही है कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग होगा तो भी राज्यसभा भाग लेगी, है ना? जजों के खिलाफ, जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के जजों के खिलाफ जब हटाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन होता है जजों को हटाने में, तो वहां पर भी राज्यसभा की भूमिका होती है, वही बराबर की भूमिका है। ठीक है। इसी तरह अगर सीएजी को हटाने का प्रस्ताव हो, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, तो इन सभी जितने भी संवैधानिक पद हैं वहां पर दोनों सदनों का जब हटाने का वो होती है तो वहां राज्यसभा की अपनी भूमिका होती है। ठीक है। ये सब है राज्यसभा के अधिकार।